हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की नई भर्ती चल रही है और आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा, जो कि 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 22 फरवरी तक चलने वाली है। भाई अभी तक आप लोगों ने ग्रुप डी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्द से जल्द जाकर सबसे पहले भाई फॉर्म भरिए। उसके बाद अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि लास्ट में जब आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो इसका सर्वर लो होने वाला ही है, याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार फॉर्म भरा जाएगा ग्रुप डी की। तो साथ ही इसमें हम लोग लगातार जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हल करें। तो आज हम लोग का क्लास नंबर 8 होने वाला है। तो डेली सुबह 11:30 AM पे और शाम को 6 PM पे हम प्रोवाइड करें। और शाम को 6 PM पे जो सबसे अधिक ग्रुप डी में जो सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, वो प्रोवाइड करें, जो बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। ओके दोस्त, तो आपको मालूम होगा कि आपका सिलेबस साथ ही रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से 25 क्वेश्चन। टोटल साथ ही 100 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। समय की बात करें तो भाई 1.5 घंटे का आपके पास समय रहने वाला है, और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिए दोस्त। ओके, तो आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो सेफ जोन देखकर भरिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम जहां आप फॉर्म जिस जोन में भरें वहीं एग्जाम देने जाना पड़ेगा। नहीं साथी, आपका एग्जाम तो अभी आपके एड्रेस के प्रेजेंट टाइम से आपको आपके नज़दीकी ही शहर में भेज दिया जाएगा। जब आपका फाइनल होगा ना, तब आपको साथी उस जोन में जाना पड़ेगा जहां आप लोग इस समय फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, जिस जोन से। ओके दोस्त, तो डेली का डेली आपको क्लास में साथी टारगेट भी मिलता है कि आपको कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करना है। ओके, तो आज हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे। आपको आज 30 प्रश्न सही करने का लक्ष्य दिया जा रहा है। आपको टारगेट डेली मिलता है कि आपको कितने में से कितना करना है, लेकिन आपको जरूर बताना रहता है। ओके, तो चलिए आज के इस PYQ नंबर 8 को हल करते काफ़ी अच्छी तरीके से। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साथी साइंस से। ओके, साइंस 25 क्वेश्चन में से 25 का टारगेट लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भाई Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखिए डी ऑप्शन पहले के क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। भाई 3 तो एक तरह है, लेकिन चौथा एक अलग है, वही हमें विषम का पता लगाना है। जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। बताइए इनमें से कौन सा विषम है? राइट आंसर दीजिए। तो साथ ही जो आपका सिलिकॉन होते हैं, एक जर्मेनियम होते हैं, एक आपका आर्सेनिक होते हैं। ये तीनों क्या है भाई? एक मेटोलाइड है। ये क्या है? एक प्रकार के मेटोलाइड। आप सोचेंगे मेटोलाइड क्या होता है? मेटोलाइड एक रासायनिक तत्व होते हैं, केमिकल रिएक्शन का एक तत्व है, जिसके जो साथी गुण होते हैं वो धातु और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती होते हैं। तो जो साथी आपका फास्फोरस है, ये भाई एक गैर धातु है। क्या है? एक गैर धातु है, तो ये विषम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंचायतों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी EWR के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये 2018 के करंट अफेयर के सवाल हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंचायतों के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWR के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? तो साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो सर जी मुंबई में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किससे संबंधित जीवों में पूर्णतः स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है? जो साथी व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार जो मोनेरा होते हैं, इससे संबंधित जीवों में पूर्णतः स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। मोनेरा याद रखिए, जो मोनेरा होता है एकल कोशिका होते हैं। क्या दोस्त? एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। इनके पास कोई वास्तविक जो परमाणु झिल्ली है ना, वो नहीं होते हैं। ये क्या है? मोनेरा जो आते हैं एक एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। इनमें मतलब कि कोई वास्तविक जो परमाणु झिल्ली होते हैं ना, इनके पास नहीं होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा आपका ग्रुप डी एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे फील के तौर पे हम प्रश्नों करेंगे। कभी आपको साइंस क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी जीके का, तो कभी करंट अफेयर का, कभी रीजनिंग का। देखिए बीच में आपको रीजनिंग के सवाल ऐसे मिल जाएंगे। तो यदि
लेम को JYKC लिखा जाता है तो माइन को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए हल कीजिए, आप लोग पहले अपने से प्रयास कीजिए। कैसे हल करेंगे? LAME, लेम को क्या लिख रहा है? JYKC, ठीक है। KC उल्टा हम लिख रहे हैं, C ऐसे होता है। देखिए पहले इसका आप क्या करेंगे, कोड कर देंगे। L आपका 12 होता है, J आपका 10 होता है, A आपका 1 पे होता है, Y आपका 25 होता है, M आपका 13 होता है, K आपका 11 होता है, E आपका 5 होता है, C आपका 3 होता है। ठीक है, देखिए दोस्त 12 से 10 आया, -2 किया है। A आपका Y 25, एक आपका 1 पे होता है, आपका Y आपका 25। आप देखेंगे काफ़ी दूर का अंतर बता दे रहा है। यदि साथी आप हमेशा याद रखें, जब भी A Y और Z का अंतर हो तो A को साथी हमेशा 27 मान लीजिएगा, हमेशा A को 27 मान लेंगे। तो यदि 27 में से इस बार 2 को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर देखिए 13 से 11 यानी इसमें भी -2 किया है, 5 से 3 इसमें भी -2 किया है। तो सीरीज कितने के चल रहा है? सबका कोड करके -2 -2 -2 किया है। अब हमसे किसका पूछा है? माइन का पूछा है। MINE, M आपका दोस्त 13 पे होता है, I आपका 9 होता है। पहले इस तरह आप कोड कर देंगे तो उस तरह से -2 करेंगे तो काफ़ी ईजी आएगा। N आपका 14 होता है, E आपका 5 होता है। यदि हम 13 में से 2 घटाएंगे, फिर यहाँ भी 2 घटाएंगे, 14 में से भी 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घटाएंगे तो आपका 11 आएगा। 11 पे कौन होता है? K। देखिए सभी ऑप्शन में K है। फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 पे कौन होता है भाई? G होता है, KG। देखिए KG किस ऑप्शन में है? केवल ऑप्शन ए में है और किसी ऑप्शन में। और पूरा मिला ले, देखिए 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 पे कौन होता है? L होता है। 5 से 2 घटाएंगे तो 3, 3 पे कौन होता है? C। देखिए KGLC, देखिए KGLC, ए ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही बैठ रहा है। ओके दोस्त, तो आप लोग ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? 70 डिवाइडेड 5 इंटू 10 माइनस 8 डिवाइडेड 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड थर्ड बराबर क्या होगा? ये आपका साथी बॉडमस से एक क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। पहले देखिए इसी में हम लोग साथी क्या करते हैं, पहले बॉडमस के नियम लगाएंगे तो ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो इस ब्रैकेट को यहीं में हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे देखिए 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आपका यहाँ से आएगा? 4 आएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। तो इस पूरे ब्रैकेट को हमने यहाँ हल किया तो हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ भाई? 6 प्राप्त हुआ। ठीक है 6। देखिए 70 डिवाइडेड 5, ठीक है, इनटू इस ब्रैकेट को हमने हल किया तो हमें कितना आंसर मिला भाई? 6। तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिवाइडेड 3 है, यहाँ पे डिवाइडेड 3। इस ब्रैकेट को हमने हल किया तो हमारा 6 आंसर आया। पहले 2 का भाग 8 में दिया 4, फिर 4 से 10 में माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसका भाग दीजिए भाई। देखिए 5 का भाग 70 में देंगे तो कितना होगा? पहले बॉडमस के नियम में डिवाइड ही होता है। तो 5 का भाग 70 में देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 14 इंटू 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आपका होगा भाई? 2 बार में, 3 दूना 6, 2। तो 14 दूना 28। क्या ऑप्शन में 28 है? देखिए ए ऑप्शन है। तो शॉर्टकट ऐसे नियम आप लगा सकते हैं। तो साथ ही 7 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? घर्षण बल किसका कार्य करता है? बताइए दोस्त, घर्षण बल किसका कार्य करता है? तो भाई बल की दिशा के विरुद्ध काम करता है। ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व कौन है? भाई जो आपके परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? जो आपका समूह 17 है भाई, क्या होते हैं? हैलोजन। हैलोजन कौन है भाई? समूह 17 संबंधित रखते हैं। दोस्त याद रखिएगा 35 किसका है? ब्रोमीन का है, Br का, ब्रोमीन का। 53 किसका है दोस्त? आयोडीन का है, I का है, आयोडीन। और 85 किसका है मेरे भाई? क्या बता सकते हैं? तो याद रखिए दोस्त, हैलोजन जो समूह 17 है उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं भाई? देखिए पहला जो फ्लोरीन में आपका फ्लोरीन होते हैं, एक कौन होते हैं भाई? क्लोरीन होते हैं, एक आपका ब्रोमीन होते हैं, एक आयोडीन होते हैं और एस्टाटीन होते हैं। क्या दोस्त? एक एस्टाटीन होते हैं, AT, जिससे आप लोग इसका शॉर्टकट आपका परमाणु करेंगे तो ओके। तो परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है? फ्लोरीन का कितना होता है दोस्त? 19 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है, आपको मालूम होगा। तो आयोडीन का कितना होता है? 53। एस्टेटीन का कितना होता है? 83 होता है। ये सभी साथी हैलोजन समूह 17 से संबंधित तत्व हैं। याद रखिए हैलोजन समूह 17 से संबंधित रखता है।
याद रखिएगा। ओके, तो 35, 53 और 85 वाले तत्व हैलोजन में आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? कन्याकुमारी में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है? बताइए, कन्याकुमारी में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र तो साथी 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। और साथी एक सवाल जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना मेरे भाई, आपको वो सवाल होमवर्क मिलेगा, उसका राइट आंसर आपको देना है। ये बात याद रखिए, केवल 40 नंबर आपको होमवर्क हम देने वाले हैं। जरूर बताइएगा क्या होगा उस सवाल का राइट आंसर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसका मापने के लिए किया जाता है? किस चीज़ का मापने के लिए उपयोग किया जाता है भाई? ओडोमीटर किसका उपयोग किया था भाई? दूरी का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एंजाइम किसकी क्रिया में सहायता प्रदान करता है भाई? गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित HCl एंजाइम ये भाई पेप्सिन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है तथा गुणा का अर्थ डिवाइड है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? जो जो सवाल में प्रश्न बोला है, जो जो साइन का अच्छा अर्थ दर्शाया है, बस आपको उस जगह वो अर्थ रखना है। जैसे साथी देखिए 23 माइनस, 23 के बाद माइनस ब्रैकेट में भाई, तो 23 माइनस का अर्थ देखिए क्या है प्रश्न में? माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए गुणा है, तो माइनस जगह हम लोग गुणा कर देंगे। 4 है, 4 के बाद दोस्त आपका प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस की जगह हम लोग माइनस कर देते हैं इंटू। फिर 15 है, 15 के बाद देखिए इंटू है, गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ डिवाइड भाई। देखिए यहाँ पे गुणा का अर्थ डिवाइड है, तो हम लोग गुणा की जगह क्या कर देंगे? डिवाइड रख देंगे। फिर देखिए 3 के बाद डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? देखिए ध्यान से, डिवाइड का अर्थ भाई प्लस दिया है। यहाँ पर देखिए डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो डिवाइड की जगह हम लोग प्लस कर देंगे 10। अब इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे 3 × 5 = 15। देखिए 23 × 4 माइनस 3 × 5 = 15 प्लस 10 इधर से, फिर 23 चौका कितना हो जाए आपका भाई? 20 चौका 80, 4 × 3 = 12, 92 यहाँ से हो जाएगा, -5 + 10। देखिए +10 और +92 कितना हो जाएगा? 102। 102 में से 5 घटा दीजिए, यहाँ पे -5 है, कितना हो जाएगा आपका? 97 हो जाएगा। 97 देखिए सी ऑप्शन आपका मैच कर गया। तो हमने क्या किया दोस्त? जो जो साइन का मतलब दिया, अर्थ प्रश्न में बोला है, बिल्कुल सेम हमने समीकरण में रख के हल कर दिया। किस नियम से? बॉडमस के नियम से। ओके दोस्त, तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या बन गया? बिल्कुल राइट आंसर। ओके सो दोस्त, चलिए अगला हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल देखते हैं कौन हल करके हमें बताता है। यदि टीन को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो इंटर को किस प्रकार आप लिखेंगे? बताइए दोस्त, ये सवाल हल कीजिए। आपको 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं, बताइए। टीन, TEEN, टीन को क्या लिखा दोस्त? 20, 5, 5। आप यदि ऐसे लिखे होंगे ना तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक होगा। यदि आपके अक्षर जो A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट है, आपको नंबरिंग मालूम होगा, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए टी का भाई कोड कितना होता है? 20। देखिए टी का 20 आपका कर दिया कोड। ई का 5, ई लिख दिया। ई का 5 कोड कर दिया। एन का कितना होता है? 14। सिंपल क्या किया भाई? सबका कोड ही तो किया है, कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया है। बिल्कुल आपके पेपर का सवाल है, ऐसा प्रश्न 2018 के पेपर में पूछा था। ओके, तो अब हमसे किसका पूछा? इंटर का। यदि आपको मालूम होगा सभी अक्षरों का कोड, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हैं। ई आपका 5 होता है, एन आपका 14। देखिए टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है, आर आपका 18 होता है। देखिए 514 किस ऑप्शन है भाई? 514, 20, 518, 514, 20, 518, 514, 20, 518। देखिए ऑप्शन ए 514, 20, 518। हमने क्या किया दोस्त? सबका कोड ही तो किया और कुछ नहीं किया है कि आर किस नंबर पे होता है, ई किस नंबर पे आता है, टी किस नंबर पे आता है, एन किस नंबर पे आता है, ई किस नंबर पे। तो यही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? राइट आंसर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। क्या होता है? बंदूक से ज़्यादा हो जाती है भाई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। बताइए दोस्त, किस अभिनेता के आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। तो भाई ऋषि कपूर जी का है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये सीरीज जो हमने चलाया है ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए, इसमें कम से कम भाई 10 से 12 हज़ार भाइयों को ऐड करना है। तो अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 22 फरवरी के बाद हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग, चाहे आपका सीधी जीके जीएस करंट अफेयर हो। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 54, 66 और 90 का महत्तम समावर्तक क्या है। भाई ये क्या सवाल है आपका, बताइए मैथ के सवाल कैसे हल करेंगे। 54, 66, 90, इसका तरीका तो एक है साथी, एक तरीका है एक दो तरीका, जैसे कि आप ऑप्शंस भी इसको हल कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन उठाना है ना कि तीनों में से चल जाए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 6 का भाग ऐसा जाना चाहिए कि तीनों में पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 6 9 54, 11 6 66, 15 6 नंबर 6 तो चला जाएगा। फिर 9 देखिए 9 आपका केवल 54 में जाएगा और 90 में जाएगा। 4 देखिए दोस्त आपका तीनों में नहीं जाएगा। 3 भी देखिए आपका तीनों में कट जाएगा। 3 में देखिए 18 13 54 और आपका 3 22 23 66 और 30 23 90। लेकिन आप इसमें 2 हो रहा है, तब इसमें दिमाग आप नहीं लगा पाएंगे, तो इसका आपको क्या गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। जैसे देखिए 2 2 23 6 36 18, 2 23 6 36 18 23 54, इसका गुणनखंड विधि हो जाएगा। इसका आप क्या लगा सकते हैं, 2 23 6 11 6 का 66 हो जाएगा। फिर इसका 90 का गुणनखंड विधि क्या लगाएंगे भाई, 2 23 6 36 18 18 25 90, इसका हो गया। आप देखिए इसका पेयर बना दीजिए, कितना कितने का पेयर बन रहा है, 1 2 का पेयर बना तो इसको अलग कर दिए। 3 हमने 2 को काउंट किया, 1 लिखा सिंपल। फिर देखिए 3 का पेयर बनाइए, 3 में 3 पेयर मिल गया तो 3 मिल गया। फिर देखिए और किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 23 6 आंसर हो जाएगा। तो 54 66 और 90 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यदि साथी ऑप्शन से आप हल करने जाएंगे तो यदि आपके पेपर में ऐसा आ गया, आप देखेंगे ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन उठाइएगा तीनों से कट जाएगा तो वही आंसर, लेकिन एक केवल इसमें तो भाई देखिए 3 भी काट रहा है तीनों को और 6 भी तीनों काट रहा है, तो हमने इस गुणनखंड विधि का नियम लगा दिया। ओके दोस्त, तो ऐसे आप लोग हल करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। लॉयड्स लंदन की पहली महिला सीईओ कौन थी। लॉयड्स लंदन की पहली महिला सीईओ कौन थी, तो याद रखिए इनगा बैले थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वह प्रक्रिया जहां विद्युत 10% NaCl के विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया जहां विद्युत 10% NaCl के विलयन के माध्यम से प्रभावित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो दोस्त क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, उन 3 तत्वों का नाम बताइए जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल होते हैं। तो उन 3 तत्वों का नाम बताना है जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल होते हैं। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, याद रखिएगा Li होता है, Na होता है और K होता है। भाई याद रखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे हैं जिनके एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल होते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। पुल चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो पुल चिंतला जल विद्युत परियोजना ये साथी आपका कृष्णा नदी पर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या होगा श्रृंखला का अगला पद, क्या होगा साथी, देखिए 10 16 25 37। देखिए 10 से 16 बढ़ रहा है सीरीज को, तो हम लोग इसमें +6 किया है, 16 9 25 किया है, 25 से 37 किया है, +12 किया। देखिए 6 से 9 +3 का गैप है, 9 से 12 +3 का गैप, कितने गैप है भाई, +3 का गैप है। तो 12 में यदि हम +3 को जोड़ते हैं तो कितना आपका आएगा 15। तो इस 15 को 37 में जोड़ेंगे, तो 15 में यदि 37 को जोड़ेंगे कितना आपका आएगा, 13 37 40 50 2 52। देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न साथी रीजनिंग के सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, ये बात याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दिया है, किस राज्य की सरकार अलग अलग विकलांगों के लिए विश्व का पहला IT परिसर स्थापित करेगी।
तो भाई ये स्थापित कर चुकी है किस राज्य की सरकार अलग अलग विकलांगों के लिए विश्व का पहला आईटी परिसर जो स्थापित किया था, तो साथ ही याद रखिए तेलंगाना राज्य ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। भाई जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कौन सा ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे साथ ही स्नायु भी कहा जा सकता है, स्नायु कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए साथी सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग कराएगा भाई 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ से, 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको साइंस से, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर मिला करेंगे, जिसमें से भाई कम से कम 8 क्वेश्चन ग्रुप डी में करंट अफेयर के रहेगा। याद रखिए 20 क्वेश्चन में से भाई इस बार लेकिन उल्टा होने वाला, क्योंकि टीसीएस कंपनी एग्जाम कराने जा रही है। टीसीएस क्या करती है, सबसे अधिक क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछती भाई, स्टैटिक जीके से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछेगी। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था भाई, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट कौन था, राइट आंसर दे, नागभट्ट प्रथम था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, तो साथी याद रखिए जो लेंथनम होते हैं, क्या लेंथनम ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक से संबंधित। डी ब्लॉक आपका क्या होते हैं, कौन कौन से SPDF होते हैं ना, तो यहाँ से डी ब्लॉक 57 वाले जो परमाणु तत्व परमाणु क्रमांक वाले होते हैं 57 वाले, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे लेंथनम ब्लॉक से। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। एहोल शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है भाई, पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ था। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको लास्ट में स्कोर भी करना रहेगा, याद रखिए आज को 30 क्वेश्चन सही करना है मेरे भाई, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इथेनॉल को एथीन में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला निर्जलीकरण एजेंट कौन है। तो इथेनॉल को एथीन में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला निर्जलीकरण एजेंट कौन सा है, तो सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल है मेरे भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। याद रखिएगा ये ऑप्शन दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रीजनिंग का सवाल एक बार फिर से, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 14 से 42, 42 से 126, 14 से दोस्त आपका 42, 42 से 126। देखिए कैसे आया होगा, 14 इंटू 3 करेंगे तो 142, 42 इंटू 3 करेंगे तो 126, 126 इंटू 3 करेंगे तो कितना आपका, देखिए 14 तिया 42, 42 तिया 126, 3 का मल्टीप्लाई, तो अब 126 इंटू 3 करेंगे कितना आपका, 3 छक्का 18 के 1, 8 का 1, 3 दूना 6 7, 3 एकम 3, 378। क्या ऑप्शन दिया, देखिए बी ऑप्शन, तो 31 का बी ऑप्शन आपका क्या बना है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी। बताइए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी, तो ओइनम बेम्बम देवी थी भाई, ओइनम बेम्बम देवी थी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। भाई ये सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, बताइए दोस्त। आप कैसे करेंगे भाई, 100 वर्ष का डायरेक्ट यहाँ से भाग दे देंगे, 100 से भाग कर देंगे तो आप सोचेंगे 25 हमारा 100 वर्ष की अवधि में 25 बार लीप वर्ष आएंगे। नहीं साथी, शताब्दी लीप वर्ष होते हैं, आपको मालूम होगा जो कि शताब्दी वर्ष होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे तो क्या होता है 100, 200, ये सब क्या लीप वर्ष नहीं मेरे भाई। जैसे आपका
400 हो गए, 800 हो गए और आपका 1200 हो गए। ये सब शताब्दी वर्ष क्या है? याद रखिए लीप वर्ष। लेकिन 100, 200 शताब्दी आ रहे हैं, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होते भाई। लीप वर्ष की अवधि के बाद आता है। याद रखिए, जिसे 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष आप कैसे करेंगे? याद रखिए साथी, हमेशा 100 को 4 से तो भाग देंगे ही, लेकिन हमेशा 25 में से -1 करेंगे। अब यहाँ से 25 में -1 क्यों करेंगे? देखिए 100वां वर्ष लीप है तो उत्तर 25 है साथी। जो आपका जिसका भी 100वां वर्ष लीप वो होता है ना, उसका उत्तर 25 होता है, लेकिन साथी 24 उत्तर बिल्कुल ठीक होता है। क्योंकि भाई देखिए, जब वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं होता है ना, जब वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं होता है तो हमेशा देखिए 24 बिल्कुल बेटर आंसर माना जाता है। हमेशा याद रखिए 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? तो भाई 24 बार आएगा। आप ऐसे कर देंगे, काफ़ी को नहीं पता होगा तो 4 से भाग देकर 25 डायरेक्ट आएगा। ऑप्शन भी 25 रहेगा। देखिए ऑप्शन डी है, तो लगा के आगे बढ़ जाएं, जो कि उनका रॉन्ग हो जाएगा। नहीं भाई, हमेशा याद रखिए -1 करेंगे आप लोग। ओके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष 24 बार आएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक क्या है? गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक भाई नाल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या दिया है? डैश प्रकृति में अकेले नहीं होता है। तो भाई जो बल होता है ना, वो प्रकृति में अकेले नहीं होता। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या दिया है? कौन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं? भाई बार बार सवाल पूछता है। हाइड्रा ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो एक अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो भाई अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? भाई अत्यधिक बड़ा होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अत्यधिक बड़ा होता है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है? भाई करंट की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी लास्ट क्वेश्चन, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में होने वाला बिल्कुल इजी पर्सन। देखिए वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? भाई वह कौन सा घर है, होम है, जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होते हैं? लोकसभा का, विधान परिषद का, या राज्यसभा का, या विधानसभा का? बताइए इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? बताइए दोस्तों। उम्मीद करूंगा आज का रेलवे ग्रुप डी का PYQ नंबर 8 आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा। और चैनल पर नए तो साथ ही आप लोग सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके दोस्त, अब आपका कोई दिक्कत चल रहा है तो मैंने बताइए, फॉर्म से लेकर साथ ही किस जोन में जो भी आपका डाउट चल रहा है आप जरूर बताइए। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नया सेशन में बहुत अच्छी तरीके से। तो आज हमने साथ ही RPF के जो आपका एग्जाम शुरू है 2 मार्च से, बिल्कुल जो अभी आपके पेपर में बार बार टॉपिक वाइज सॉल्व पूछे गए तो उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन भाई GK GS के रहेंगे, 35 क्वेश्चन भाई रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मैथ, टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। याद रखिए दोस्त। ओके दोस्त, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का याद रखिए दोस्त, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो RPF होता है ना साथी, उसकी। तो याद रखिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।